हेलो दोस्तों एंड स्वागत है आपका आज के आर्टिकल एनालिसिस के अंदर। ना इम्पॉर्टेंटली ये आर्टिकल जो है कल एंड आज दोनों ही हिंदू इंडियन एक्सप्रेस के अंदर देखा गया था एंड मिस कर दिया गया इन अ लॉट ऑफ डिस्कशंस, विच इज़ वाई आज हम इसे डिस्कस करना चाहते थे। एंड नाउ दिस इज विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन गोल्ड फाइंडिंग्स। ना इसको समझने के लिए पहले हमें जानना जरूरी है कि आखिरकार ये गोल्ड फाइंडिंग्स होती क्या हैं। ठीक है, अब गोल्ड फाइंडिंग्स बेसिकली छोटे छोटे ज्वेलरी के पीसेस होते हैं। अब आपने देखे होंगे कि कोई भी नेकलेसेस को अगर आप देखते हैं तो ये गोल्ड के नेकलेसेस को इकट्ठा जोड़ने के लिए एक हुक या एक क्लैस्प जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। या अगर आप इयररिंग्स को देखते हैं तो इनके पीछे एक पिन, राइट, एक स्क्रू सा जो है वो लगा होता है जिसके बेसिस पे इसे जोड़ दिया जाता है, जिसके बेसिस पे इसे पहना जाता है। तो ये जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स है, हुक्स, क्लास्प, पिन, स्क्रूज, जो कि ज्वेलरी में, गोल्ड ज्वेलरी में यूज किए जाते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम गोल्ड फाइंडिंग्स कहते हैं। ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली अभी किया क्यों गया? ठीक है, ये इंक्रीज क्यों किया गया? ना ये was done due to a certain thing that was seen. ना जनवरी 2024 में ये गोल्ड फाइंडिंग्स का जो इंपोर्ट है दिस रीच्ड 5,212 करोड़। एंड इन्होंने कहा इफ यू कंपेयर इट टू द प्रीवियस ईयर जनवरी 31st 2023 से अगर हम कंपेयर करते हैं तब ये गोल्ड फाइंडिंग्स के इंपोर्ट्स वो ओनली वर्थ ₹102 करोड़। Right, so now they say that what is the reason for the sharp surge of over 5,000%? ये 50 times और ज्यादा हायर इंपोर्ट्स क्यों मंगवाए जा रहे हैं? इतना कितना आपको क्लैस्प्स एंड पिन्स एंड स्क्रूज की जरूरत हो गई है? तो ऑब्वियसली दे रियलाइज्ड दैट कुछ तो मिस डूइंग हो रही है, कुछ तो मिसयूज किया जा रहा है ऑफ सर्टेन लूप होल्स बाय ज्वेलरी इंपोर्टर्स। अब ये पॉसिबल क्यों हुआ? ये पॉसिबल इसलिए हुआ बिकॉज when we look at the difference of import duty on gold findings vis-a-vis the broader segment of gold jewelry bars etc, right? So basically पहले क्या होता था कि गोल्ड एंड गोल्ड के जो बाकी आइटम्स etc थे उन पे ड्यूटी इंक्रीज कर दी गई थी। ठीक है, पहले उन पे ड्यूटी इंक्रीज कर दी गई इन प्रेशियस मेटल्स पे 11 से जो है इन्हें 15% वो ले गए। Now what had happened that the import duty on these gold findings ये अभी भी कम थी। तो अब इसीलिए जो ज्वेलरी इंपोर्टर्स थे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? उन्होंने अब ये जो गोल्ड फाइंडिंग्स थे इनके इंपोर्ट्स और ज्यादा बढ़ा दिए। Why? बिकॉज जहां पे गोल्ड एंड सिल्वर बार्स के ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी थी वो 15% कर दी गई थी, गोल्ड एंड सिल्वर फाइंडिंग्स के ऊपर जो ड्यूटी थी वो अभी भी 11% थी। तो ये जो डिफरेंस था इसका फायदा उठाते हुए उन्होंने अब इसका इंपोर्ट बढ़ा दिया। ठीक है, तो इसके कारण जो है अब क्या होने लगा? ये डिफरेंस ऑफ ड्यूटी का मिसयूज होने लगा। ना बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको ये समझ में नहीं आता कि ये क्या क्या है ये इंपोर्ट ड्यूटी। ठीक है, तो आपको पता होगा कस्टम्स ड्यूटी आपने सुना होगा। ये कस्टम्स ड्यूटी क्या होता है? कस्टम्स ड्यूटी बेसिकली एक इनडायरेक्ट टैक्स का जो है ये फॉर्म है। ठीक है, और ये इनडायरेक्ट टैक्स जो है ऑब्वियसली कंज्यूमर्स पे लगता है, पर जो ड्यूटीज होती हैं इन्हें बेसिकली इंपोर्टर्स एंड जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जो इंपोर्ट कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को वो पे करते हैं। एंड देन आगे जब वो बेचते हैं ऑब्वियसली ये जो पूरा उन्होंने पे किया ड्यूटीज इसको वो पास ऑन कर देते हैं कंज्यूमर्स के ऊपर। Right? Now, when we look at customs duties in India, ये import duties in India, different products पे different तरह के जो है duties लगाई जाते हैं, different rates जो है ये apply होते हैं। Now, to understand कि कौन से प्रोडक्ट पे कौन सी कस्टम ड्यूटी का रेट लगेगा, हम क्या यूज करते हैं जिसका नाम यहां पे लिखा है दी HSN कोड। HSN कोड क्या है? दी हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। और ये हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर आखिर क्या है? ये बेसिकली डिपेंड करता है कमोडिटी डिस्क्रिप्शन एंड कोडिंग सिस्टम पे, जिसके बेसिस पे ये आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, ये आइडेंटिफाई करते हैं प्रोडक्ट टाइप्स को।
वेरियस प्रोडक्ट टाइप्स को, कि अच्छा ये गोल्ड के प्रोडक्ट टाइप्स हो गए, ये मे बी पेट्रोलियम के प्रोडक्ट टाइप्स हो गए, ये टबैको के हो गए, राइट। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्लोबली अग्रीड मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग प्रोडक्ट, उस बेसिस पे कस्टम ड्यूटी रेट जो है अप्लाई होता है। एंड ये जो स्पेसिफिक इंडियन कस्टम टैक्सेस हैं, राइट, टैरिफ शेड्यूल के अंदर लिखे जाते हैं, या फिर जो इंडियन कस्टम्स टैरिफ है जो कि पास किया जाता है एज पर द इंडियन कस्टम्स एक्ट ऑफ 1962 और द कस्टम्स टैरिफ एक्ट ऑफ 1975, उसके अंदर जो है आगे आगे इसको बढ़ाया जाता है और इनके अंदर जो है अपडेट्स आते जाते हैं। ना वेरी इंपॉर्टेंटली कस्टम्स ड्यूटी भी जो है इसके अंदर वेरियस टाइप्स होते हैं, ठीक है। जो सबसे बेसिक ड्यूटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिक कस्टम ड्यूटी, ठीक है। ये क्या है, एकदम बेसिक ड्यूटी है जो कि लगाई जा रही है। तो हम देखते हैं बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है वो वेरी कर सकती है 0% से लेके 100% तक, राइट। एंड अगेन ये बेसिक कस्टम ड्यूटी किस पे रिलाई करती है, ऑन दी HS कोड, राइट। HS कोड कहां से आ रहा है प्रोडक्ट, उस पे ये रिलाई करती है। एंड ये असेस की जाती है सारे गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया पे, ठीक है। तो किस चीज के ये बने हैं, कहां से ये आ रहे हैं, इन सब के बेसिस पे ये वेरी करती है। हाउएवर कुछ जो गुड्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल लाइफ सेविंग मेडिसिन जो हो गई, समटाइम्स दे कैन बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम दीज बेसिक कस्टम्स ड्यूटी ऑल्सो। तो इन पे 0% जो है टैक्स लगता है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस बेसिक्स कस्टम ड्यूटी, इसके ऊपर और प्लस कुछ ड्यूटीज जो है ये लगाए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल काउंटर वेलिंग ड्यूटी जो कि 0 to 12% तक जो है वेरी कर सकती है, राइट, जो कि अप्लाई की जाती है उन सर्टेन प्रोडक्ट्स जिनको कुछ बेनिफिट्स मिले होते हैं, जैसे कि टैक्स ब्रेक्स हो गए या सब्सिडीज हो गए, जिस देश में वो मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं, राइट, एंड वहां पे उन्हें ये सब्सिडीज मिल रही हैं, तो उसे काउंटर वेल करने के लिए, टू एंश्योर कि इन प्रोडक्ट्स का एक अनफेयर, इनके पास एक अनफेयर एडवांटेज ना हो ओवर द प्रोडक्ट्स जो कि डोमेस्टिकली लोकली प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये काउंटर वेलिंग ड्यूटी जो है लगाई जाती है, राइट। इसके अलावा जो है कुछ सरचार्जेस भी लगाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक सोशल वेलफेयर सरचार्ज होता है जो कि 2018 में इंट्रोड्यूस किया गया था। जो गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए जो है ये लाया गया था। अपार्ट फ्रॉम दिस अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सेस जो कि अगेन इंपोज किया जाता है, राइट, इट इज दी AIDC, जिसे 2021-2022 के बजट के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। AIDC क्या है, दी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, जो कि एक स्पेशल पर्पस टैक्स है। और ये स्पेशल पर्पस टैक्स या सेस क्या होते हैं, ये ओवर एंड अबव द बेसिक टैक्स रेट्स लगाए जाते हैं। मतलब एक BCD तो लगा ही, जो बेसिक कस्टम्स ड्यूटी है वो तो लगा ही, उसके ओवर एंड अबव और ये AIDC जो है ये लगाया जा सकता है, राइट। और ये AIDC किस पर्पस के लिए, अब हमने नाम ही बोल दिया कि एक स्पेशल पर्पस टैक्स है। बेसिकली ये यूज किया जाएगा टू फाइनेंस डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, ठीक है। तो कोल्ड स्टोरेजेस जैसी चीजें हो गई, बाकी और प्रोसेसिंग के लिए जो चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होता है उसके लिए, राइट, इन सब चीजों के लिए ये AIDC जो है ये यूटिलाइज किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंटली देयर इज अ सर्टेन एक स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स दी गई है, अराउंड 29 प्रोडक्ट्स है, सिर्फ उन पे जो है ये सेस अप्लाई किया जाता है, इंक्लूडिंग गोल्ड, सिल्वर, इंपोर्टेड आइटम्स हो गए, एप्पल्स, अल्कोहल जैसे हो गई, राइट, इन सब के ऊपर जो है ये अप्लाई किया जाता है। Now seeing this kind of misuse which was happening with respect to the gold findings, अब गवर्नमेंट ने क्या किया, इन्होंने बोला देखिए इतना ज्यादा अगर इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है तो हम हाइक कर देंगे इंपोर्ट ड्यूटी ऑल्सो ऑन दिस गोल्ड एंड सिल्वर फाइंडिंग्स, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि पहले क्या होता था कि देखिए एज विद अदर प्रोडक्ट्स ऑल्सो 10% एक बेसिक कस्टम्स ड्यूटी जो है ये लगाई जाती थी इन गोल्ड एंड सिल्वर फाइंडिंग्स के ऊपर। और इसके ऊपर क्या होता था, इसके ऊपर जैसे कि मैंने बताया एक जो सोशल वेलफेयर सरचार्ज है 2018 में जो इंट्रोड्यूस किया गया था, वो 1% के रेट पे इंपोज कर दिया जाता था, जिसके कारण इफेक्टिव ड्यूटी कितनी बनती थी, 11%। अब इसको चेंज करके इन्होंने क्या कर दिया, दैट इंस्टेड ऑफ द 1% ऑफ सोशल वेलफेयर सरचार्ज, इसकी जगह 10% BCD के ऊपर लगाया जाएगा 5% का एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, जिसके कारण अब क्या हो गया है,
15% पे ले आए हैं ये गोल्ड एंड सिल्वर फाइंडिंग्स के ऊपर भी जो ये ड्यूटी थी। अब इसके कारण क्या हुआ, तो एक तरह से करेक्शन भी है, राइट, कि अगर आपका हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर आपको कहता है कि एक जो सर्टेन कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स है इसके ऊपर ये लगाया जाए, तो अभी हार्मोनाइज भी हो रहा है, ठीक है। तो गोल्ड चाहे आप कॉइन्स के फॉर्म में लाओ, चाहे अब आप बार्स के फॉर्म में लाओ, चाहे अब आप फाइंडिंग्स के फॉर्म में लाओ, एक हार्मोनाइज्ड जो है ड्यूटी इस पे लगेगी ऑफ 15%। एंड ये जो इफेक्टिव ड्यूटी रेट ऑफ 15% है, ये इफेक्टिव हो गया है जनवरी 22 ऑनवर्ड्स, राइट। सो 22 जनवरी 2024 ऑनवर्ड्स अब ये 15% जो है ये हो गया, राइट। साथ ही में इसीलिए इन्होंने क्या किया कि अपार्ट फ्रॉम बार्स, गोल्ड फाइंडिंग्स ऑल्सो, अब जो ड्यूटी ऑन कॉइन्स ऑफ प्रेशियस मेटल्स भी जो है, राइट, तो आपके जो गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स हो गए उसके ऊपर भी जो इफेक्टिव ड्यूटी है उसे 15% कर दिया है। इसी के साथ एक और चीज जो कि इन्होंने की है इज कि जो इंपोर्ट ड्यूटी है ऑन स्पेंट कैटलिस्ट एंड ऐश कंटेनिंग प्रेशियस मेटल्स, इसे भी हाइक कर दिया गया है। और इसे कितना हाइक कर दिया गया है, इसे हाइक कर दिया गया है 14.35% पे, जहां पे 10% जो है बेसिक कस्टम्स ड्यूटी होगी एंड अगेन 4.35% जो है वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस जो है वो लेवी किया जाएगा। पहले क्या होती थी, पहले सिर्फ 10.09% होती थी। अब ये क्या है, स्पेंट कैटलिस्ट एंड ऐश कंटेनिंग प्रेशियस मेटल्स। आपको ये पता होना चाहिए कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज में, पेट्रोकेमिकल एक्सेट्रा इंडस्ट्रीज में ना, ये प्रेशियस मेटल्स एज कैटलिस्ट यूज होते हैं, जैसे कि प्लैटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, रोडियम हो गया, पैलेडियम हो गया, राइट। एंड जैसे जैसे इस प्रोसेस के अंदर वो स्पेंट होते जाते हैं, इनकी मैक्सिमम वैल्यू जो है बढ़ जाती है, बिकॉज एंड में बस वो जो प्रेशियस मेटल है वो रह जाएगा। तो इनकी इंपोर्ट को भी उन्होंने क्या किया, हार्मोनाइज करने की कोशिश की, जहां पे इसे भी इंक्रीज करके 14.35% जो है ये कर दिया है। अब ये सारी चीजें जो मैंने बताई है, ये सारी बहुत जरूरी हो जाती हैं प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के ही लिए, राइट ना। वेरी इंपॉर्टेंटली इसके अलावा अब हमें यह भी जानना है कि आखिरकार ये किया क्यों जा रहा है, एंड ये जो मूव है किस तरह से जो हमारे कंज्यूमर्स है उसे इंपैक्ट करेगी ना। सबसे पहले इन्होंने कहा कि देखिए बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। बेसिकली हमने क्यों किया है, डिसरप्शंस एंड साथ ही में जो इलीगल कुछ एक्टिविटीज होती हैं, जो कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं गोल्ड के इंपोर्ट्स के अंदर, ये डिफरेंस ऑफ ड्यूटीज के अंदर, राइट, उसको हमें कर्ब करने के लिए हमने ये इशू जो है ये किया है, ठीक है, कि डिसरप्शंस ना आए मार्केट में, राइट, उसके लिए हमने ये चलाया हुआ है। हाउएवर इन्होंने कहा कि हमने अब जब ड्यूटीज बढ़ा दी हैं ऑन एवरीथिंग, वी बॉट एवरीथिंग एट पार विद वन अनदर, हमें कुछ और चीजों पे नजर रखनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि जब जब ड्यूटी बढ़ती है तब तब जो इलीगल एक्टिविटीज होती हैं वो भी बढ़ती हैं, क्योंकि जो इंपोर्टर्स हैं, जो बाकी लोग इन्वॉल्व है, दे वांट टू बायपास दीज हाई ड्यूटीज। एंड जनरली क्या होता है, इसके कारण स्मगलिंग एक्सेट्रा जो है वो बढ़ जाती है, राइट। तो इसीलिए उनका कहना था कि अब इस पे हमें चेक रखना पड़ेगा, राइट। देन वेरी इंपॉर्टेंटली गोल्ड इंपोर्ट जो है एक मेजर इशू है इंडिया के अंदर। इंडिया जो है, इंडिया का लस्ट फॉर गोल्ड, इंडिया जो है एक बहुत ही गोल्ड हंग्री मार्केट है, बिकॉज अगेन आप अपने अपने हाउस होल्ड्स में भी देख सकते हैं गोल्ड को एक बहुत ही ट्राइड टेस्टेड, बहुत ही रिलायबल एसेट माना जाता है। Now, what determines the demand in the gold market, right? कब गोल्ड की डिमांड मार्केट में बढ़ती है? तो कहते देखिए एक ऑब्वियस रिलेशनशिप होना चाहिए, जब जब इनकम बढ़ेगी तब तक जो डिमांड फॉर गोल्ड है वो भी बढ़ती है। इनफैक्ट वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने एक रिपोर्ट जारी की इंडिया की गोल्ड मार्केट के बारे में, जो कि दिसंबर 2023 में पब्लिश की। वहां पे उन्होंने बोला कि अगर किसी इंडिविजुअल की से इनकम 1% बढ़ती है, गोल्ड डिमांड राइजेस बाय 0.9%। तो एक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप है इंक्रीज इन इनकम एंड गोल्ड डिमांड के बीच में। वहीं हाउएवर व्हेन गोल्ड के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, राइट, जब गोल्ड के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो डिमांड में भी जो है फॉल आती है, राइट।
तो ये क्या कहते हैं जब गोल्ड प्राइसेस बढ़ते हैं, सो अगर 1% से गोल्ड प्राइस बढ़ा तो जो फॉल है इन डिमांड वो बाय 0.4% आती है। तो अब यहां पे भी आप देख रहे हैं कि वेरएज डिमांड काफी ज्यादा बढ़ती है, फॉल उतनी ज्यादा नहीं आती है, राइट। फर्दरमोर ये कहते हैं जो डिमांड ऑफ गोल्ड है उसके ऊपर बहुत सारी और चीजों का भी इंपैक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल डिक्लाइन इन हाउस होल्ड सेविंग्स, राइट। अब ऑब्वियसली इससे ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएगा इन्फ्लेशन ऑल्सो। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होती है तो मतलब जो हाउस होल्ड है उनको और खर्चा करना पड़ रहा है अपनी जिंदगी चलाने के लिए। अब क्योंकि इन्फ्लेशन के कारण खर्चा ज्यादा बढ़ गया है, मतलब हाउस होल्ड सेविंग्स जो है वो कम हो जाएंगी, राइट। तो जब हाउस होल्ड सेविंग्स कम हो जाएंगी वो उतना गोल्ड जो है वो नहीं खरीद पाएंगे। सिमिलरली जब जब एग्रीकल्चरल वेजेस के अंदर रिडक्शन आता है वहां पे भी जो गोल्ड की डिमांड है उस पे इंपैक्ट आता है, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड्स जो है रियली एंड अप बैंकिंग ऑन गोल्ड, ठीक है। तो यहां पे अगेन गोल्ड की डिमांड रिड्यूस होती है अगर रिड्यूस्ड एग्रीकल्चर वेजेस हो। हाउएवर इनका यही कहना था कि पॉसिबली सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, डिक्लाइन इन हाउस होल्ड सेविंग्स। तो जब जब बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस हाउस होल्ड सेविंग्स कम होंगी तब तब डिमांड भी जो है गोल्ड की इंडिया के अंदर ये कम होती है। नाउ इंपॉर्टेंटली गोल्ड का इंपोर्ट जो है इज अ सॉर्ट ऑफ ट्रबलसम इशू, हैज बीन अ ट्रबलसम इशू, बिकॉज व्हेन वी लुक एट करंट अकाउंट डेफिसिट्स, तो करंट अकाउंट का हिस्सा माना जाता है गोल्ड इंपोर्ट को। व्हाई? बिकॉज इंडिया की खुद की डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है गोल्ड की वो बहुत कम है, इट कांट कीप अप विद द डिमांड। तो डिमांड को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं गोल्ड को। अब जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं गोल्ड को तो ऑब्वियसली इंडिया से पैसा जो है वो आउटफ्लो हो रहा है, एंड गोल्ड जो अंदर आ रहा है, ठीक है अब लोग इसको एक एसेट की तरह रख रहे हैं, बट एक्चुअल में गोल्ड का कोई टेक्निकली प्रोडक्टिव यूज नहीं होता इकोनॉमी में, है ना। ये आपके रिजर्व्स में, लॉकर्स में पड़ा रहता है, जिसके कारण क्या होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। एंड इसी का दिखाता है, इसी करंट अकाउंट का जो एक डिलेमा आता है गोल्ड के साथ, वो रिफ्लेक्ट करता है इन इंडियाज दिस गोल्ड लस्ट, जहां पे इंडिया, राइट, अगर आप 2024 को भी देखेंगे, चाइना के बाद इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ गोल्ड। तो यहां पे 2021 है, बट 2024 का डेटा भी यही बताता है कि इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ गोल्ड है आफ्टर चाइना, ठीक है। एंड इंडिया गोल्ड जो है बहुत सारी जगहों से सोर्स करता है, इंक्लूडिंग स्विट्जरलैंड, यूएई, साउथ अफ्रीका, गिनी एंड पेरू से। साथ ही में वेरी इंपॉर्टेंटली द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंपोर्ट मार्केट्स इन गोल्ड फॉर इंडिया ये थे स्विट्जरलैंड, यूएई एंड साउथ अफ्रीका। मतलब गोल्ड के बेसिस पे इन सारी कंट्रीज के साथ एक इफेक्टिव इकोनॉमिक रिलेशनशिप भी जो है ये बनाया जा सकता है, बट हमें दोनों साइड ऑफ द बार्गेन देखने हैं, राइट। नहीं तो क्योंकि अगर सिर्फ गोल्ड इंपोर्ट से आता जाएगा ऑब्वियसली एक डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो है वो इमर्ज होता जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए बहुत जरूरी है ये आर्टिकल्स में बताई गई चीजें, तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिए एंड दोबारा मिलेंगे कल एक और आर्टिकल एनालिसिस में।